हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितनी प्रकार की होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कंपनी क्या होती है, उसका लिंक आपको मैं इस वीडियो में डाल दूँगा। आज हम लोग ये जानेंगे कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो जो विद्यार्थीगण हैं, प्लीज़ पेन और कॉपी ले लें, और जो मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूँ उसको आप लिखते जाएं। तब क्या होगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंपनी है वह है रॉयल चार्टर्ड कंपनी। नाम से ही स्पष्ट है, रॉयल चार्टर्ड कंपनी का मतलब हो गया कि जो राजा महाराजा के द्वारा जो कंपनी स्थापित की जाती थी स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, उस कंपनी को रॉयल चार्टर्ड कंपनी कहेंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, BBC, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सारी की सारी कंपनी जो है वो रॉयल चार्टर्ड कंपनी कहा जाएगा। तो राजा महाराजा जो पुराने ज़माने में होते थे, वो कंपनी को स्थापित करने के लिए एक स्पेशल एक्ट पास करते थे, एक स्पेशल ऑर्डर देते थे, और उसी ऑर्डर के माध्यम से ये रॉयल चार्टर्ड कंपनी जो है वो कार्य करती थी, उसका फॉर्मेशन होता था। तो ये हो गया रॉयल चार्टर्ड कंपनी। अब हम बात करेंगे स्टैच्यूटरी कंपनी के बारे में। स्टैच्यूटरी कंपनीज आर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय मीन ऑफ ए स्पेशल एक्ट पास बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा स्पेशल एक्ट पास करके जो कंपनी का निर्माण सरकार करती है, उसको हम लोग स्टैच्यूटरी कंपनी कहेंगे। जैसे LIC, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है कि स्पेशल ऑर्डर पास करके ये इसका फॉर्मेशन सरकार ने किया है। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्ड कंपनी की। रजिस्टर्ड कंपनी जैसे नाम से ये स्पष्ट है कि अगर आप कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हैं तो आप रजिस्टर्ड कंपनी हैं, या अगर आप कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हैं तो आप रजिस्टर्ड कंपनी हैं, या 1956 से पहले अगर आप कोई कंपनी है वो रजिस्टर्ड है तो उसको भी कंपनी माना जाएगा। तो कंपनी एक्ट 1956, उससे पहले 2013, उससे पहले, ये सारी जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है, उसको रजिस्टर्ड कंपनी माना जाएगा। ये रजिस्टर्ड कंपनी का डिफिनेशन है। अब हम थर्ड बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी का फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं होता है। कंपनी को एक पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कंपनी कैसे बनाती है? तो कंपनी कैपिटल बनाने के लिए शेयर्स इशू करती है, यानी कि अपना हिस्सा बेचती है, और उस हिस्से को जो खरीदता है उसको हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये हुआ कि आपने जितना शेयर खरीदा है सिर्फ उतना तक का ही आपका लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा आपका लायबिलिटी नहीं है। ये कहता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका डेफिनेशन देख लीजिए। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। यानी कि जितना शेयर्स आप खरीदे हैं सिर्फ उतना तक का ही आपका लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा आपका लायबिलिटी नहीं है। ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। अब आगे बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर्स होल्डर ये गारंटी देते हैं। शेयर्स होल्डर मतलब कंपनी में पैसा लगाने वाला व्यक्ति, कंपनी में पूंजी लगाने वाला व्यक्ति ये गारंटी देता है कि अगर कंपनी बंद होगी, अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी, तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। कोई बोलता है मैं 2 लाख रुपए दूंगा, कोई बोलता है मैं 5 लाख रुपए दूंगा। ये हुआ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यानी शेयर्स होल्डर ये गारंटी ले रहे हैं कि अगर कंपनी आपकी बंद हुई तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा ताकि कंपनी फिर से रीएस्टैब्लिश हो सके, या उसका जो लायबिलिटी है वो पेमेंट हो सके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। अनलिमिटेड कंपनी मतलब जो शेयर्स होल्डर का लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या था
कि आप जितना शेयर्स खरीदे थे सिर्फ उतना तक का ही लायबिलिटी था। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी में जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि योर लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। और अगर कंपनी कोई लोन लेता है तो उसके लिए आप भी लायबल होंगे। और अगर आपने कंपनी के लायबिलिटी को पेमेंट नहीं किया तो आपके पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है। उसको भी बेचकर जो पैसा आएगा वो कंपनी के लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया जाएगा। ये है अनलिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन। क्या बोल रहा है? अनलिमिटेड कंपनी ऑफ शेयर होल्डर, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। लिक्विडेशन के केस में क्या होगा? दे माइट हैव टू पे इवन फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स टू कवर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर कंपनी का लायबिलिटी है और वो कंपनी के एसेट से पेमेंट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपके पर्सनल एसेट्स को यानी शेयर्स होल्डर के पर्सनल एसेट्स को बेच दिया जाएगा और कंपनी का लायबिलिटी पेमेंट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पब्लिक का कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी का मतलब क्या हो गया कि पब्लिक का पैसा जो है उस कंपनी में लगा है, इसीलिए उसको पब्लिक कंपनी कहेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी कि कंपनी शेयर्स होल्डर का है, शेयर्स होल्डर ने पैसा लगाया है, लेकिन कंपनी के नाम से ही बिजनेस चलेगा, उसका एक अपना कॉमन सील होगा। कंपनी किसी के ऊपर अपने नाम से केस कर सकेगी, कोई कंपनी के ऊपर कंपनी के नाम से केस कर सकेगा। कंपनी का एक स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व होगा, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, वो शेयर्स होल्डर से बिल्कुल जुदा होगा। आप ही का कंपनी है लेकिन अकाउंट कंपनी के नाम से बनेगा, आपके नाम से नहीं बनेगा। उसके बाद क्या लिख रहा है इसमें? मेंबर्स लायबिलिटी, यानी कि इसमें जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, मेंबर्स मतलब शेयर्स होल्डर, इक्विटी शेयर्स होल्डर, तो इक्विटी शेयर्स होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होगी। मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट कंपनी गोइंग ऑन, यानी कि सदस्य बदलते रहेंगे, शेयर्स होल्डर जो है वो बदलते रहेंगे, शेयर्स होल्डर आएंगे, शेयर्स होल्डर जाएंगे, लेकिन कंपनी जो है वो चलती रहेगी। कोई शेयर होल्डर अगर रिटायर कर गया या डेथ कर गया उससे कंपनी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कंपनी जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। जबकि पार्टनरशिप में फ़र्क पड़ता है, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व भी हो सकता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। शेयर्स होल्डर आएंगे, शेयर्स होल्डर जाएंगे, बट कंपनी जो है वो चलता रहेगा। इसमें मिनिमम मेंबर जो है वो कम से कम 7 है और मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। मिनिमम मेंबर क्या है? 7 है और मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। शेयर्स होल्डर डज नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। शेयर्स होल्डर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है डे टू डे मैनेजमेंट में, यानी मैनेजमेंट के काम में शेयर्स होल्डर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। वो सिर्फ डिविडेंड लेने के समय में आएगा या एनुअल जनरल मीटिंग जो होगा उस समय वो आएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मेजर डिसीजन लेगा, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये पावर है कि वो मेजर डिसीजन लेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। सेक्शन 268, इसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो होगा वो होगा कम से कम 1 लाख। रिस्ट्रिक्टेड द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स टू आउटसाइडर, मतलब कि आप आउटसाइडर को अपना एसेट्स बेच नहीं सकते, अपना शेयर्स बेच नहीं सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो अपना एसेट्स किसी आउटसाइडर को बेच नहीं सकते हैं, वो इनसाइडर को ही सेल करेंगे। थर्ड है कि इसमें जो मिनिमम मेंबर है वो कम से कम 2 होगा और मैक्सिमम जो है वो 200 होगा। कम से कम 2, मैक्सिमम 200। डायरेक्टर कम से कम 2 होगा, मैक्सिमम 15 होगा। अगर 15 से ज़्यादा आप डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन
पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। सभी डायरेक्टर के पास डिन होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, और कोई एक डायरेक्टर के पास डिजिटल सिग्नेचर का अथॉरिटी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वन पर्सन कंपनी के बारे में। वन पर्सन कंपनी जैसे नाम से ही स्पष्ट है, एक आदमी की कंपनी, एकल स्वामित्व उसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, कंपनी एक्ट 2013 पास हुआ लोकसभा में, 18 दिसंबर 2012 राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को आया, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति साइन किए, साइन करने के बाद ये एक्ट बन गया। ये एक्ट क्या बन गया, वन पर्सन कंपनी के बारे में। किस लिए कि जो माइक्रो बिजनेस है, जो छोटे छोटे बिजनेस है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक्ट बनाया गया, ताकि वन पर्सन कंपनी भी स्टार्ट हो सके और लोग प्रॉफिट अर्न कर सके और नेशनल इनकम भी हमारा बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़े, जीडीपी हमारा बढ़े। इंडियन सिटीजन अगर इंडियन सिटीजन होगा तभी वो वन पर्सन कंपनी इंडिया में स्टार्ट कर पाएगा। तो ये सारा डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कंपनी एक्ट की और भी बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।